सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे। और अपन क्या पढ़ रहे थे? सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। आप सबको पता है कि सेल बायोलॉजी जूलॉजी की क्या होती है? बैकबोन होती है। सेल बायोलॉजी में मैंने आपको बहुत अच्छे से सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 2015 का पेपर आपने देखा है फर्स्ट ग्रेड का, तो सेल ऑर्गेनेल्स वाले मटेरियल से 6 क्वेश्चन है। और ये जो सेल डिवीजन का है उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पूरी यूनिट की हम बात करें, पूरी सिलेबस की बात करें, तो हर यूनिट से एवरेज बैठता है कि 7-8 क्वेश्चन पूछेगा बंदा। यानी एक यूनिट से लगभग 7 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी में से 7, किसी में से 8, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि कई में 9 पूछ ले और किसी में 6 भी पूछ सकता है ना। तो एवरेज देखिए हर यूनिट का तो 7-8 बैठता है। तो सेल बायोलॉजी अपने आप में क्या है? इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। ये जो सेल बायोलॉजी है आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी आती है और साथ में किस में है? सेकंड ग्रेड में भी है। सेल बायोलॉजी तो रीट में भी है, लेकिन रीट में ऊपर ऊपर से आएगी और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आपको थोड़ा सा डिपेस्ट जाना होगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से ध्यान से सुनते हुए चलना भैया। कोई भी जीव की शुरुआत कहाँ से होती है? सिंगल सेल से होती है, एकल कोशिका से होती है ना। भाई जीव कैसा ही हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, जीव की शुरुआत हमेशा कैसे होती है? एकल कोशिका से होती है, सिंगल सेल से होती है। फिर सिंगल सेल में डिवीजन होगा, ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा? मल्टी सेलुलर हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। अरे भाई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर हो, एक कोशिकीय हो या फिर बहुकोशिकीय हो, जीवों की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? एक ही कोशिका से होती है, सिंगल कोशिका से होती है। हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ये बात किसने बताई? रुडोल्फ विर्चॉय ने बताई। और ध्यान रखना और याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पीएमटी में ये क्वेश्चन भर भर के आता है। और साथ में आपको फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद ही कर लेना भैया। हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चॉय ने कहा। सेल डिवीजन है क्या? भाई ये सेल डिवीजन जो हम पढ़ रहे हैं ये है क्या? पेरेंट सेल यानी जनक कोशिका से डॉटर सेल का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। पेरेंट सेल से किसका बनना? डॉटर सेल का बनना। जनक कोशिका से किसका बनना? संतति कोशिका का बनना ही क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। याद रह जाएगा। हैं? क्या ही याद करना है, छोटी छोटी चीज़ें आपको आती ही होंगी ये तो। अब देखो, वाई इज सेल डिवाइडेड? कोशिका विभाजित क्यों होती है? क्यों होती है? इसे समझाने के लिए हर्टविग एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी दी। क्या दी? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी दी। किसने दी? हर्टविग ने दी। क्यों दी? कोशिका विभाजन को समझाने के लिए दी, ठीक है। अभी जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है ये क्या है? इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कहा जाता है। समझ में आ गया? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को के आई से डिनोट करते हैं। के का मतलब कैरियोप्लाज्मिक होता है और आई का मतलब क्या हो जाता है? इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। के आई बराबर वी एन बट्टे वी सी माइनस वी एन। ओके। अब ये वी एन क्या है? वी एन केंद्र का आयतन है यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और वी सी क्या है? कोशिका का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। वी सी माइनस वी एन ये क्या है? कोशिका द्रव्य का आयतन है। भाई के आई बराबर क्या होता है? वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन होता है। इसमें वी एन केंद्र का आयतन हो गया, वी सी क्या हो गया? कोशिका का आयतन हो गया, और वी सी माइनस वी एन क्या है? कोशिका द्रव्य का आयतन है। और ये क्या है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है। याद रह जाएगा,
है। फॉर्मूला पूछा गया है किसी एग्जाम में, एग्जाम मुझे याद नहीं है नाम किस में पूछा गया है, लेकिन ये फॉर्मूला पूछा गया है। अब देखो, सेल तब डिवाइड होती है जब सेल का KI अर्थात न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। भाई सेल कब डिवाइड होगी, जब सेल का KI कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कहा जाता है, अगर ये गड़बड़ा जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ रहे हो और आपके मोबाइल में मैसेज की घंटी बज गई और कुछ किसी फ्रेंड से ऐसा मैसेज कर दिया जिससे माइंड क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता। पढ़ रहे थे लेकिन मैसेज की घंटी ने माइंड को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, है ना। उसी तरीके से सेल कब डिवाइड होती है, जब सेल का KI क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तब सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। समझ में आ रहा है। अब देखो, छोटी सेल का KI कैसा होता है, उच्च होता है। ध्यान से सुनना भैया, छोटी सेल का KI कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को ही दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। छोटी सेल का क्या होता है, उच्च होता है, एवं कोशिका द्रव्य क्या होता है, कम होता है। इसलिए कोशिका का केंद्रक भली भांति अपनी कोशिका पर नियंत्रण रख पाता है और सेल क्या नहीं होती, डिवाइड नहीं होती। समझ में आ गया आपकी। मैंने क्या बताया भाई, जो छोटी सेल है, छोटी सेल है, उस छोटी सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, उच्च होता है, और कोशिका द्रव्य क्या होता है, कम होता है। कोशिका द्रव्य अगर कोशिका में कम होगा तो कोशिका का जो केंद्रक है उसका नियंत्रण रहता है अपनी कोशिका पर। अब कोशिका पर नियंत्रण रहता है तो सेल डिवाइड होगी क्या, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगी। अगर आपके माइंड पर आपका खुद का कंट्रोल है तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, है ना। इसी तरीके से छोटी सेल का KI उच्च होता है, और KI अगर उच्च है तो वहाँ पर कोशिका द्रव्य क्या होगा, कम होगा, और कोशिका का केंद्रक भली भांति अपनी कोशिका पर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, और केंद्रक अगर कोशिका पर कंट्रोल रखेगा तो सेल डिवाइड नहीं होगी। समझ में आ गया होगा। अब देखो, बड़ी सेल का KI क्या होता है, कम होता है। अब कम होता है तो कोशिका का द्रव्य आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। अरे भाई KI यहाँ पर कम है तो कोशिका द्रव्य का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोशिका वृद्धि करती है और इस कोशिका में केंद्रक अपनी कोशिका पर नियंत्रण को क्या कर देता है, खो देता है, और सेल यहाँ पर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब KI यहाँ पर क्या है, कम है, और कोशिका द्रव्य आयतन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। अब KI कम है, कोशिका द्रव्य का आयतन क्या है, ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो केंद्रक है वो कोशिका पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, केंद्रक कोशिका पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो कोशिका क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड होगी तो सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। अरे भाई डिवीजन होगा तो ग्रोथ तो होगी ना। बस ये आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं पर काम की बातें हैं। अब देखो, KI वैध कर्मानुपाती किसके, कोशिका द्रव्य आयतन के। कोशिका द्रव्य का आयतन अगर ज़्यादा है तो KI क्या होगा, कम होगा, और KI अगर ज़्यादा है तो कोशिका द्रव्य का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी KI वैध कर्मानुपाती कोशिका द्रव्य का आयतन। समझ में आ गया। और ये था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है। अब देखो इधर, KI उच्च है, कोशिका द्रव्य का आयतन क्या है, कम है, और सेल यहाँ पर कैसी है, यंग है, और यहाँ पर सेल क्या होगी, डिवाइड होगी क्या, नहीं होगी। डिवाइड यहाँ पर नहीं होगी, इसका रीज़न ये है कि जो न्यूक्लियस है वो सेल पर क्या रख पाता है, कंट्रोल रख पाता है।
और यही रीजन है यहाँ पर सेल क्या नहीं होती, डिवाइड नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो के आई यहाँ पर क्या है, कम है, और कोशिका द्रव्य का आयतन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। सेल कैसी है, एडल्ट सेल है। यहाँ पर सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड क्यों होगी, क्योंकि जो केंद्रक है वो कोशिका पर नियंत्रण नहीं रख पाता, और नहीं रख पाता तो सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और कोशिका में वृद्धि होगी। कोशिका क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। समझ में आ गया होगा। अब देखो, सजीवों के दो मुख्य गुणधर्म होते हैं। अब मुख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वृद्धि और जनन। सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कोशिका विभाजन के कारण ही संभव हो पाता है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो सेल में ग्रोथ भी नहीं होगी और रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये कह दूं, वृद्धि और जनन के लिए सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है। सही होगा क्या, बिल्कुल सही होगा साहब। अब इधर देखो, यहाँ पर जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये यहाँ पर डिवाइड हो गई, डॉटर सेल बन गई, फिर यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएंगे, आगे सेल्स बन जाएंगी, फिर ये सेल फिर से डिवाइड हो जाएंगे, और इस तरीके से सेल्स क्या हो जाएंगी, बनती हुई चली जाएंगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। भाई पहले 1 से 2 थी, फिर 2 से क्या हो गई, 4 हो गई, फिर 4 से 2, 4, 6, 8 बन गई। सेल में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब देखो, सेल साइकिल, कोशिका चक्कर। कोशिका चक्कर, सेल डिवीजन को समझाने के लिए सेल साइकिल पढ़ना क्या हो गया, आवश्यक होगा। भाई आप सेल साइकिल पढ़ रहे हो, है ना। सेल डिवीजन, भाई सेल डिवीजन को समझाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल साइकिल पढ़ना पड़ेगा, कोशिका चक्कर पढ़ना पड़ेगा, तभी ही क्या होगा, कोशिका विभाजन आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सेल साइकिल। सेल साइकिल में डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतन होता है। डीएनए यहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, और सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। क्या करती है भैया, ग्रोथ करती है। अब देखो इधर, सेल डिवीजन के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है, और अंत में सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। भाई मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि सेल डिवीजन के लिए, आप अगर सेल डिवीजन को समझने के लिए, समझ रहे हो या समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल साइकिल पढ़नी पड़ेगी। सेल साइकिल में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए का प्रतिकृतन होता है, जिसकी वजह से सेल में क्या होती है, ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन के दौरान आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है, और अंत में सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब देखो, ये कोशिका चक्कर है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, और सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है, और सेल यहाँ पर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो कोशिका विभाजन के लिए कोशिका चक्कर को पढ़ना जरूरी है। कोशिका चक्कर की कुछ फेजेज यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भैया। कोशिका चक्कर की प्रवास्ताएं कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होता है, देखिए। सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग कोशिकाओं में क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मानव कोशिका हर 24 घंटे में क्या होती है, डिवाइड होती है। यानी ह्यूमन बीइंग की जो कोशिका है वो हर 24 घंटे में क्या होती है, डिवाइड होती है, विभाजित होती है। उसी तरीके से यीस्ट की कोशिका में भी 90 मिनट में क्या होती है, विभाजित होती है। यानी यीस्ट की प्रत्येक कोशिका 90 मिनट में क्या होती है, विभाजित होती है। और ह्यूमन बीइंग की कितनी होती है, 24 घंटे में, हर सेल 24 घंटे में क्या होती है, डिवाइड होती है। सेल साइकिल की दो महत्वपूर्ण प्रवास्ताएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, देखो। इंटरफेज, इसको अंतरावस्था कहा जाता है हिंदी में, और 95% समय इसी फेज में लग जाता है। एम प्रवास्ता, ये एम का मतलब माइटोटिक फेज, और इसमें मात्र 5% का समय लगता है।
यानी ये जो फेज होती है बड़ी होती है और ये फेज क्या होती है, छोटी होती है। कोशिका चक्कर की सबसे लंबी प्रवासता है, लंबी फेज है, इंटरफेज हो जाएगा, अंतरावस्था हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, सेल साइकिल, कोशिका चक्कर में मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरफेज अंतरावस्था जो कि सबसे लंबी प्रवासता होती है, और ये एम फेज है जो कि शॉर्ट फेज होती है। एम का मतलब यहाँ पर माइटोटिक फेज होता है, और ये जो इंटरफेज होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग फेज होती है। ठीक है, याद रखना भैया, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हुए चलना। सेल साइकिल, कोशिका चक्कर में ये बता दिया कि इंटरफेज होती है। ये जो इंटरफेज होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग फेज होती है, लंबी अवस्था होती है। वहीं अगर हम एम फेज की बात करें, माइटोटिक फेज की बात करें, तो ये कैसी होती है, शॉर्ट फेज होती है। ठीक है, अब देखो, ये जो इंटरफेज है इसमें भी 3 फेज होती है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ठीक है, और ये जो इंटरफेज होती है वो कैसी फेज होती है, रेस्टिंग फेज होती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होती है, कोशिका यहाँ पर विभाजित नहीं होती है, लेकिन उपापचय की दृष्टि से ये क्या होती है, सक्रिय होती है। कौन सी फेज की बात कर रहे हैं, अंतरावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना भैया, ये सारी चीज़ें आप काम की बातें हैं सारी। ये जो एम फेज है इसको माइटोटिक फेज कहा जाता है, और ये कैसी होती है, एक्टिव डिवाइडिंग फेज होती है, यानी सक्रिय विभाजन प्रवासता होती है। कौन सी फेज की बात कर रहे हैं, एम फेज की बात कर रहे हैं। अब देखो, इंटरफेज कोशिका चक्कर की सबसे लंबी प्रवासता होती है, याद रखना। इंटरफेज, हिंदी में इसको अंतरावस्था कहा जाता है। ये 2 एम फेज के बीच की प्रवासता है। भाई जो इंटरफेज है वो एम फेज के बीच की क्या होती है, प्रवासता होती है। समझ में आ जाएगा। देखो, G1, S और G2 ये तो क्या है, पूरी इंटरफेज है। यहाँ पर एम फेज आती है, फिर यहाँ पर G1, S, G2, और ये क्या है, इंटरफेज है, और ये यहाँ पर क्या है, एम फेज। एम फेज का मतलब माइटोटिक फेज, यानी 2 माइटोटिक फेज के बीच में क्या आती है, इंटरफेज आती है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर यही तो लाइन लिखी है, यहाँ 2 एम फेज के बीच की प्रवासता कौन सी है इंटरफेज है ना। दोनों तरफ क्या है, एम फेज है, और बीच में क्या है, इंटरफेज है। अब देखो, इंटरफेज ये कोशिका चक्कर की सबसे लंबी प्रवासता होती है। याद रखना, 2-3 बार बता दिया मैंने आपको ये। इस प्रवासता में क्रोमेटिन नेटवर्क दिखता है, गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते हैं। अब देखो, ये एक सेल है और इसमें आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, ये क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, यानी यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। किस फेज की बात चल रही है, इंटरफेज की बात चल रही है। अब देखो, कहने को तो ये क्या होती है, विश्राम प्रवासता होती है, क्योंकि यहाँ पर सेल क्या नहीं होती, डिवाइड नहीं होती है। लेकिन उपापचयी दृष्टि से ये सबसे एक्टिव यानी सक्रिय प्रवासता होती है। हार्वर्ड व पैले नामक वैज्ञानिकों ने अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा, यानी इस फेज के भी 3 भाग होते हैं, और ये कौन कौन से हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, आप इस चीज़ को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हो इसका मतलब आपको एग्ज़ाम तो नहीं देना, तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन आपको आज ही तो एग्ज़ाम नहीं देना ना। तो आपकी ये फेज कैसी है, रेस्टिंग फेज है, लेकिन आप एक्टिव हो इसमें क्योंकि आप पढ़ रहे हो। समझ में आ गया होगा, याद रह जाएगी आपको ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से, है ना। देखो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो इंटरफेज होती है वो कोशिका चक्कर की सबसे लंबी प्रवासता होती है। इंटरफेज में सेल है वो डिवाइड नहीं होती है, लेकिन उपापचय दृष्टि से ये सबसे एक्टिव फेज होती है। ठीक है,
भाई अभी आपको एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो। वैसे तो ये जो तैयारी आप कर रहे हो, ये आपकी जो एग्ज़ाम के लिए तो आपकी रेस्टिंग फेज है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आप एक्टिव हो। इस तरीके से याद रह जाएगी आपको ये चीज़, है ना। अब देखो, अब हम सबसे पहले इंटरफेज की जीवन फेज को पढ़ेंगे। जीवन फेज, इसको गैप वन फेज भी कहा जाता है, इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है, और इसको प्री सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी समझ में आएगा। देखो, इसको क्या कहा जाता है, पोस्ट माइटोटिक फेज कहा जाता है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी ये जो एम है इसके बाद में क्या है, जीवन फेज है। एम के बाद है, बाद का मतलब पोस्ट, और एम के बाद है, यानी पोस्ट माइटोटिक फेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, इसको प्री सिंथेसिस फेज कहा जाता है। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, यानी ये सिंथेसिस फेज के पहले है, यानी एस की क्या है, पहले है, इसका मतलब इसको प्री सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। भाई एम की तो बाद है, और एस की क्या है, पहले है, बाद है एम की, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहा जाता है, और एस के पहले है, इसलिए इसको प्री सिंथेसिस फेज कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो, इस फेज में कोशिका विभाजित होने के लिए क्या लेती है, निर्णय लेती है। कोशिका विभाजित होने के लिए निर्णय लेती है। ध्यान से सुन लो एक बार, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से आपके। इस फेज में सेल ग्रोथ भी होती है, आरएनए प्रोटीन्स आदि का निर्माण होता है यहाँ पर। कभी कभी कोशिका जीवन फेज से क्या कर जाती है, एग्जिट कर जाती है, और इस फेज को G0 फेज कहा जाता है, या फिर इस फेज को क्या कहा जाता है, क्यूशेंट फेज, यानी शांत प्रवास्ता कहा जाता है। क्या समझ में आया आपके। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा इसमें, इस फेज में कोशिका विभाजित होने के लिए क्या लेती है, निर्णय लेती है। जैसे कि अभी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए आपने निर्णय लिया है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की क्या करूँगा, तैयारी करूँगा या फिर करूँगी। ये आपने क्या लिया है, निर्णय लिया है। किस फेज में लिया है, जीवन फेज में लिया है। ठीक है। इस फेज में सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जीवन फेज से क्या हो जाती है, कोशिका एग्जिट हो जाती है। भाई आपने निर्णय तो ले लिया मैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँगा या फिर करूँगी, लेकिन जैसे ही आपने सिलेबस को देखा आपके हाथ पांव फूल गए, भाई मैं तो नहीं कर सकता या फिर मैं नहीं कर सकती। तो आप क्या करोगे, इस जीवन फेज से कौन सी फेज में आ जाओगे, G0 फेज में आ जाते हो। भाई निर्णय तो आपने ले लिया, निर्णय ले लिया कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँगा, लेकिन जैसे ही आपने सिलेबस देखा बस की बात नहीं है, तो आपने जीवन फेज से एग्जिट कर दिया, और कौन सी फेज में आ गए, G0 फेज में आ गई। लेकिन किसी ने आपको कहा नहीं यार तू कर सकता है, नहीं यार तू कर सकता है, आपको किसी ने मोटिवेशन डोज दिया, भाई यार तू कर लेगा, अच्छी तरीके से तू पढ़ेगा तो कर लेगा, यानी आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिला, तो आपने आपका डिसीजन चेंज कर दिया, और आप G0 फेज से G1 फेज में आ सकते हो। लेकिन बिना किसी सिग्नल के नहीं आ सकते, यानी अगर आपको कोई मोटिवेशन डोज नहीं देता है तो आप G0 फेज में ही रह जाओगे। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर सेल क्या होती है, निर्णय लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल है वो जीवन फेज से एग्जिट कर जाती है, और किस में आ जाती है, G0 फेज में आ जाती है। समझ में आ गया होगा। भाई अभी भी नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता, इतनी आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। अब देखो उदाहरण में देखिए, कुछ सेल जैसे कि हार्ट सेल डिवाइड नहीं करती है, वह G0 प्रवास्ता में प्रवेश कर जाती है। ये सेल डिवाइड हो सकती है जब इन्हें बाहर से कोई सिग्नल दिया जाए। ये सेल डैमेज इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी क्या होती है, डिवाइड होती है। भाई सेल ने डिसीजन लिया कि मैं डिवाइड होंगी, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सेल्स
अपना डिसीजन क्या कर देती हैं, बदल देती हैं और जीवन फेज से किस में आ जाती हैं, G0 फेज में आ जाती है। लेकिन बाहर से उन्हें कोई सिग्नल मिलता है और सेल अपना निर्णय चेंज कर देती है, जीवन फेज में आ जाती है और क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सेम उसी तरीके से आपने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम को क्रैक करने का निर्णय लिया कि मैं करूँगा, ये आपकी जीवन फेज है, लेकिन सिलेबस को देखा, हाथ पांव फूल गए, मुझसे नहीं हो सकता, तो आप उस जीवन फेज से एग्जिट कर जाते हो किसमें, G0 फेज में। G0 फेज में ही रह जाओगे अगर आपको कोई बाहर से मोटिवेशन सिग्नल ना दिया जाए। आपको किसी ने कहा नहीं तू कर सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकता है, तो आपको एक मोटिवेशन मिला, आप G0 फेज से जीवन फेज में आ गए और आपने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम को क्या कर लिया, क्रैक कर लिया और आपका सिलेक्शन क्या हो गया। अरे हो गया ना, हो गया क्या? शांत कैसे हो गए भैया, हो गया क्या? नहीं ना, ये सिर्फ इमेजिनेशंस है। ये इमेजिनेशन सच हो सकती है जब बरस सकते आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, मेहनत करें। अब देखो, जीवन के बाद में कौन सी थी, एस फेज थी, इसको संश्लेषी प्रवासता भी कहा जाता है ना। इम्पॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुनना। यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतन होता है, रेप्लिकेशन होता है। कौन सी फेज में डीएनए का प्रतिकृतन यानी रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए कहाँ पर रेप्लिकेट होता है, तो आप कहोगे एस फेज यानी संश्लेषी प्रवासता यानी सिंथेसिस फेज। ठीक है, याद रह जाएगा। अर्थात यदि जीवन फेज में डीएनए का कंटेंट 2C है तो ये कंटेंट एस फेज में कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। भाई क्या बताएं, यहाँ पर डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट होता है यानी डीएनए क्या करता है, प्रतिकृति करता है। डीएनए का यहाँ पर क्या होता है, डबलिंग होती है। अगर डीएनए का कंटेंट 2C है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, यानी डीएनए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना भैया, नोट, यहाँ गुणसूत्र की डबलिंग नहीं होती है। एस फेज में सिर्फ डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम का कंटेंट डबल नहीं होगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। अर्थात यदि जीवन प्रवासता में गुणसूत्र 2n है तो एस प्रवासता के बाद भी वो कितना हो जाएगा, 2n ही रहेगा। ये बात याद रखना है भाई। क्रोमोसोम्स की हमेशा संख्या कितनी होती है, निश्चित ही होती है। मुझ में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, 46 है। आप में कितनी है क्रोमोसोम्स की संख्या, 46 है। और आपके पेरेंट्स में कितनी है, 46 है। और आपकी आने वाली जनरेशन में कितनी होगी, 46 ही रहेगी। क्या वो ज़्यादा होती है? अगर ज़्यादा, मान लो कि 47 हो गया तो फिर तो उसको क्लाइन फैक्टर डिजीज हो जाएगी। आपको पता है ना भाई, क्रोमोसोम्स अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होता है, डिजीज हो जाएगी, है ना। तो ये आप ध्यान रखना कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन नहीं होता है। क्रोमोसोम्स की संख्या उतनी की उतनी ही रहती है। कौन सी फेज के बारे में कर रहे हैं बात, संश्लेषी प्रवासता के बारे में बात कर रहे हैं, एस फेज के बारे में बात कर रहे हैं, सिंथेसिस फेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव रहता है। कौन सी फेज में, एस प्रवासता में। इस प्रवासता में हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो जाता है और इस फेज में सेंट्रियोल का भी क्या होता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल का भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए पॉलीमरेज भी एक्टिव रहता है, साथ में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी इस फेज में होता है। कौन सी फेज में, संश्लेषी प्रवासता, एस प्रवासता की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ये बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, जी बिल्कुल, एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने टेलीग्राम पर विथ एक्सप्लेनेशन डाला था। ये मुझे याद नहीं है कौन सी एग्जाम में पूछा गया, शायद APC 2021 के पेपर में आया हुआ है। बहुत बार पूछा जाता है यार ये क्वेश्चन, तो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है तो उसमें सेंट्रियोल घुसाया रखते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। अब देखो G2 फेज,
ये जो G2 फेज है इसको प्री माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री माइटोटिक फेज कहा जाता है। और साथ में इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। प्री माइटोटिक फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एम के पहले आता है कौन? G2 फेज एम के पहले आता है तो इसको प्री माइटोटिक फेज कहा जाता है। एस के बाद में आती है G2 फेज, इसलिए इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज कहा जाता है। ध्यान रखना ये नाम। यहाँ पर सेल ग्रोथ क्या रहती है? जारी रहती है। स्पिंडल फाइबर के निर्माण के लिए प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? ट्यूबलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर मैंने सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत अच्छे से आपको करवा रखे हैं। तो स्पिंडल फाइबर के निर्माण के लिए प्रोटीन कौन सी? ट्यूबलिन प्रोटीन का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर में 97% कौन सी प्रोटीन होती है? ट्यूबलिन प्रोटीन होती है, जबकि 3% क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है भाई, आरएनए डीएनए इनकी फुल फॉर्म तो पता ही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या हो गया? आरएनए हो गया। ये तो छोटी छोटी बातें, ये बताने की ज़रूरत है क्या? अरे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हो, इतना तो आता ही है। अब देखो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, दोनों में है सेल बायोलॉजी आपकी। सेल डिवीजन के लिए वास्तविक तैयारी इसी प्रवास्ता में होती है। कौन सी प्रवास्ता में? G2 फेज में। ठीक है भाई, अब तक हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक एग्जाम तो दिया ही नहीं है हमने। क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम तैयारी ही कर रहे हैं, है ना। तो सेल डिवीजन के लिए वास्तविक तैयारी किस प्रवास्ता में होती है? एम फेज में होती है। सॉरी, एस, ये कौन सी है अपनी? G2 फेज। सॉरी भैया, ये कौन सी फेज है? G2 फेज है। एम फेज तो अभी हम पढ़ेंगे, है ना। एम फेज ये एक्टिव डिवाइडिंग फेज होती है। और ये कैसी फेज होती है? शॉर्ट पीरियड फेज होती है। इंटरफेज कैसी होती है? लंबी होती है। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम लंबा होता है क्या? एग्जाम तो 3 घंटे का होता है यार। 3 घंटे में अगर आपका दिमाग सेट है तो मामला फिट है। और 3 घंटे में अगर आपका दिमाग खराब हो गया बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद भी, तो बेड़ा गर्क हो जाता है ना। यानी तैयारी हमेशा क्या होती है? लंबी होती है। और एग्जाम क्या होता है? छोटा होता है। तो सेल डिवीजन के लिए अब तक क्या हो रही थी? तैयार हो रही थी। और अब आगे चल कर के क्या होगी? डिवाइड होगी, है ना। एम फेज एक्टिव डिवाइडिंग फेज है, शॉर्ट पीरियड की फेज है। इस फेज में सेल डिवाइड हो जाती है। और इंटरफेज में क्या होती है? सेल डिवाइड होने की तैयारी होती है। और वास्तविक तैयारी पूछ ले तो G2 फेज करना है। और निर्णय पूछ ले कि सेल डिवाइड होने का निर्णय लेती है, ये कौन सी फेज थी? अरे निर्णय कौन सी फेज में लेती है? अभी दिखाती हूँ। ये है ना, हाँ ये रहा। इस फेज में कोशिका विभाजित होने के क्या लेती है? निर्णय लेती है। ये कौन सी फेज है? जीवन फेज है। तो याद रह जाएगा ना। निर्णय तो पूछे तो जीवन फेज कर बताना है आपको। और वास्तविक तैयारी पूछे तो फिर G2 फेज बताना है। ठीक है, हाँ। और इस फेज में सेल क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। और जब सेल डिवाइड होती है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, जो कि कोशिका द्रव्य का क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, अब देखो आगे। सेल यहाँ पर क्या होगी? डिवाइड होगी। तो बता दिया पहले किसका डिवीजन होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, है ना। अरे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में बता रखा है केंद्रक का विभाजन होगा। फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। जब कैरियोकाइनेसिस होता है तब ये एम फेज की ये सारी फेजेज, ये पी मैट से आपको याद रखना है इसको। और
पी मैट का मतलब पी का प्रोफेज हो गया, एम का मेटाफेज हो गया, ए का एनाफेज हो गया और टी का क्या हो गया, टीलोफेज हो गया। नंबर से याद रखना भैया, प्रोफेज के बाद में एनाफेज मत घुसा देना। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आएगा, मेटाफेज के बाद में एनाफेज आएगा और एनाफेज के बाद में क्या आएगा, टीलोफेज आएगा। तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो पी मेट फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या होती है, टीलोफेज। बाद में यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इधर कोशिका द्रव्य और इधर भी कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और फिर यहाँ पर सेल में अलग अलग कोशिका द्रव्य का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो ये क्या है, कोशिका चक्कर है। ये अभी हमें क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब देखो, ये कोशिका चक्कर का डायग्राम है, देख लो एक बार। G1, S और G2 ये तो क्या है, इंटरफेज है, अंतरावस्था है। यहाँ पर सेल डिवाइड होती है क्या, जी नहीं, सेल यहाँ पर डिवाइड नहीं होती है। G1 फेज में तो सेल डिवाइड होने का क्या लेती है, निर्णय लेती है और यहाँ पर क्या होती है, सेल डिवीजन की वास्तविक तैयारी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये तो क्या है, इंटरफेज की है, जो कि एक लंबी प्रवासता होती है। सेल डिवीजन के लिए ये प्रिपरेशन करती है, इतनी प्रिपरेशन होती है। अपन भी किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए इतनी लंबी प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके क्या होता है, एग्ज़ाम क्लियर होता है। एग्ज़ाम लंबी होती है या एग्ज़ाम की तैयारी लंबी होती है, एग्ज़ाम की तैयारी लंबी होती है, एग्ज़ाम कभी भी लंबा नहीं होता है। उसी तरीके से कोशिका विभाजन की जो तैयारी है वो लंबी होती है, कोशिका विभाजन होने में समय नहीं लगता है। समझ में आ रहा है। तो इंटरफेज है वो कोशिका चक्कर की सबसे लंबी प्रवासता है, ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि जो सेल है वो G1 फेज से किस में आ जाती है, G0 फेज में आ जाती है। G1 फेज से G0 फेज में आती है। G0 फेज में क्यों आती है भैया, अरे निर्णय लेती है लेकिन सेल डिवाइड नहीं होती है और किस में आ जाती है, G0 फेज में आ जाती है। फिर उसको कोई सिग्नल दिया जाता है बाहर से कि तू डिवाइड हो सकती है, तब वो किस में जाती है, G1 फेज में चली जाती है। जब बच्चा तैयारी करता है, निर्णय लेता है, तैयारी करूँगा, तो वो उसकी G1 फेज हो जाती है। लेकिन सिलेबस को देख के घबरा जाता है और पीछे क्या हो जाता है, बैक हो जाता है, तो वो उसकी G0 फेज हो जाती है। फिर उसको मोटिवेशन डोज दिया जाता है तो वो G0 फेज से वापस G1 फेज में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। इस तरीके से आपको याद रह जाएगा ना रे। अब देखो, ये क्या है, पूरी की पूरी इंटरफेज है और ये यहाँ पर क्या है, अरे क्या है ये, एम फेज है। एम फेज में क्या होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, फिर क्या होता है, टीलोफेज होता है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और इसके बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का क्या होता है, विभाजन होता है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक पूरा कोशिका चक्कर है। अभी अपन क्या पढ़ेंगे, अभी तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कौन सी सारी चीज़ें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी अभी तो हम पढ़ेंगे। यानी हमारा अभी समसूत्री विभाजन बचा हुआ है और अर्धसूत्री विभाजन बचा हुआ है। तो ये हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास अपनी यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तभी आगे की 2 क्लासें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी।
तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार नज़र डालते हैं फिर आगे चलेंगे। ये देखो, सेल डिवीजन में हमने बताया कि कोई भी जीव की जब शुरुआत होती है तो किससे होती है, सिंगल सेल से होती है। भाई कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों हो, हमेशा शुरुआत कैसे होती है, सिंगल सेल से होती है। भाई आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ लोगे क्या, नहीं पढ़ सकते ना। हमेशा क्या करते हैं, वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप से अपन अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। उसी तरीके से किसी भी सेल, किसी भी जीव की शुरुआत हमेशा एक कोशिका से होती है। हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ये बात रुडोल्फ विर्चोय ने की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर सेल डिवीज़न हमने देखा, सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है ये हमने देखा। फिर ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हमने बताया कि जो सेल डिवीज़न है वो सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तब तक नहीं होगा जब सेल में कोशिका विभाजन नहीं होगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा। फिर हमने सेल साइकिल को देखा, ठीक है। सेल साइकिल की फेजेज हमने देखी, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में 95% समय लग जाता है, यानी जो इंटरफेज होती है वो लंबी प्रवासता होती है, और एम फेज होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट फेज होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो इंटरफेज है उसको भी 3 फेज में डिवाइड किया गया है, G1 S और क्या हो गया G2। यहाँ पर सेल डिवाइड होने की तैयारी करती है, वास्तविक तैयारी पूछ ले तो G2 में जाता है ना। और डिवाइड होने का निर्णय पूछे तो S में आ जाता है, S में नहीं सॉरी G1 में आ जाता है। बोलने में थोड़ी गड़बड़ करती, किस में आएगा, G1 में आता है, निर्णय वाली बात है ना। फिर हमने ये इंटरफेज के बारे में देखा और G1 फेज पढ़ा, यहाँ पर हमने S फेज पढ़ा और ये G2 फेज हो गया। फिर हमने M फेज के बारे में देखा जो कि आगे की क्लासेस में कंटिन्यूसली चलेगा। तो ये मान के चल रही हूँ बहुत अच्छे से आपके क्या हो गए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सेल डिवीजन से लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में आपको, और इन आगे की 2 क्लासेस में ये क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। रही बात क्वेश्चंस करवाने की, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, विथ एक्सप्लेनेशंस आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करना है आपको, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो, है ना, प्यारा सा कमेंट करना है। और भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, आपका दिल कर रहा हो तो, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।